पार्ट में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, आइसोबार, आइसोटोप्स, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास को। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन से। देखिए, जब डिस्कवरी हो चुकी थी प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की, तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन एटम, ठीक है, एटम जो है वो न्यूट्रल नेचर का है, तो उन्होंने कहा कि जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ये ठीक था कॉन्सेप्ट। फिर उन्होंने कहा कि चलिए इसको हम एटॉमिक नंबर मान लेते हैं, जो कि प्रोटॉन का नंबर है और प्रोटॉन का जो नंबर है उसको उन्होंने कहा कि इसको हम एटॉमिक नंबर मान लेते हैं। और उन्होंने कहा जो एटॉमिक मास, लेकिन जब वो एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर रहे थे तो एटॉमिक मास प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के मास को जब हम टोटल कर रहे थे तो इसके इक्वल नहीं आ रहा था एटॉमिक मास। तो उन्होंने सोचा कि इसमें एक कोई और एलिमेंट होना चाहिए प्रेजेंट, क्योंकि एटम का जो मास मेजर हो रहा है वो ज्यादा मेजर हो रहा है। जैसे कि कार्बन है, कार्बन C612, मतलब कि इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यदि 6 इलेक्ट्रॉन के मास को तो हम नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। तो यदि हम इसका मास देखें तो इसका मास तो 12 आ रहा है, मतलब जितने प्रोटॉन का मास है उसका जस्ट डबल आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसमें एक और एलिमेंट होने चाहिए। तब उन्होंने जो एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था चैडविक, उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अल्फा पार्टिकल, यहाँ से आप देखते जाइए, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अल्फा पार्टिकल को लिया, ठीक है। कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया जो कि अल्फा बीटा गामा रेस को अपने में से रिलीज करते हैं। तो उन्होंने सपोज जैसे पोलोनियम को लिया, तो पोलोनियम ने अल्फा पार्टिकल को रिलीज किया। इस अल्फा पार्टिकल को फिर उन्होंने एक बेरिलियम की फॉइल पर पास करवाया। तो उन्होंने देखा कि ये जो अल्फा रेज है ये पॉजिटिवली चार्ज होती है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, इसको हम अल्फा पार्टिकल को हम हीलियम एटम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। उसका रीजन ये है कि हीलियम जो होता है उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, उसका मास 4 होता है। और जो अल्फा पार्टिकल होते हैं, अल्फा पार्टिकल आप किसको बोलते हैं, देखिए जैसे यदि इस पे 2 प्रोटॉन रहे, कोई यदि 2 प्रोटॉन रहे और उसमें 4 यूनिट का मास रहे, मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जब होते हैं, मास उसका कितना रहे 4 और उसमें प्रोटॉन कितने रहे 2। जैसे ये हीलियम है, इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। यदि आप ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दें यहाँ से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो अल्फा पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ये 4 क्यों दिख रहा है, क्योंकि 2 न्यूट्रॉन भी हो गए। तो ये है आपका अल्फा पार्टिकल। अब इस अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग जब उन्होंने बेरिलियम फॉइल पर करवाई तो उन्होंने देखा कि उन्हें एक रेस निकलती हुई दिखाई, और वो जो रेस थी वो न्यूट्रल रेस थी। कैसे पता चला न्यूट्रल रेस थी? उन्होंने यहाँ पर 2 रॉड लगाई, एक नेगेटिव चार्ज की और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज की रॉड लगाई। 2 फील्ड को उन्होंने, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड को उन्होंने जनरेट किया, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यदि ये रेस नेगेटिव चार्ज होती तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाती, और यदि वो पॉजिटिव चार्ज होती तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाती। पर ये सीधे निकल गई, इसका मतलब ये रेस जो थी वो न्यूट्रल थी। उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करके देखी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में भी डेविएट नहीं हो रही। लेकिन उन्होंने इन रेस को जब पैराफिन की वैक्स पर पास करवाया, तो पैराफिन की वैक्स की बॉल पर पास होने के बाद जब ये रेस बाहर निकलती थी तो वो अपने में से प्रोटॉन को रिलीज कर रही थी। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो प्रोटॉन थे इसको एक चैम्बर में पास करवाया, जो चैम्बर किससे फिल्ड थी, गैस से फिल्ड थी, उस चैम्बर में पास करवाया। तो उन्होंने क्या देखा कि ये प्रोटॉन जो है वो क्या कर रहे हैं, इस गैस को, यहाँ पर जानकर इस गैस को आयोनाइज कर दे रहे हैं। तो ऐसी किसकी डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। उन्होंने यहाँ पर पाया, फिर उन्होंने इस रेस की स्टडी की। तो इस रेस की स्टडी करने पर उन्हें मिला कि ये जो हीलियम पार्टिकल, ये जो अल्फा पार्टिकल है He24, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा अल्फा पार्टिकल है। इसको जब बेरिलियम पर पास करवाया जाता है, बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 4 होता है और मास 9 होता है। इस पर जब पास करवाया तो उन्होंने देखा कि वो इस बेरिलियम को किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, कार्बन में कन्वर्ट कर दे रहा है, और साथ में एक न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है जिस पर कि चार्ज कुछ भी नहीं है। अभी हमने देखा यहाँ पर ये न्यूट्रल इन नेचर,
तो चार्ज कुछ भी नहीं है। और इस पर मास जो होता है वो एक प्रोटॉन के अप्रॉक्स, इसका जो मास होता है थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन अप्रॉक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, एक प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। तो इसलिए हमने इसका मास यहाँ पर क्या लिख दिया, 1। तो ये जब अल्फा पार्टिकल्स बेरिलियम से, देखिए यहाँ पर इसका मास देखिए, टोटल मास, टोटल एटॉमिक मास का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं उनको हम टोटल मास बोलते हैं। तो यहाँ पर 9 और 4 टोटल मिलकर ये कितना हो रहा है, 30। और यहाँ पर देखिए 12 प्लस 1, ये भी कितना हो जाएगा, मतलब टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन को आप यहाँ पर देखेंगे तो ये भी कितना हो रहा है, 30। और यहाँ पर प्रोटॉन का नंबर 6, यहाँ पर प्रोटॉन का नंबर 6। तो ऐसे डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन की। तो एक न्यूट्रॉन जो होता है, एक न्यूट्रॉन पर चार्ज, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, और इस पर मास जो होता है वो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, इतना इस पर मास होता है, जो कि किसके मास के इक्वल है, इसको 675 यदि एग्जैक्ट ले लो, मास ऑफ 1 प्रोटॉन के लिए इक्वल होता है। ऐसी डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन। इसके बाद हम देखते हैं एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर क्या होता है कि किसी एटम में जितने भी, किसी न्यूट्रल एटम में, जैसे आपके पास ये एक एटम है और इस एटम के अंदर, यदि एटम तो न्यूट्रल इन नेचर होता है, तो न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन और जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जैसे यदि इसके अंदर 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तभी वो हमारा एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल एटम में तो हम उसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यदि हमारे पास आयन है, उस कंडीशन में उसका एटॉमिक नंबर हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उस कंडीशन में जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन के नंबर को हम उसका क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक मास हम किसको बोलते हैं कि जो सम होता है, देखिए ये एटम है, इस एटम के अंदर यहाँ पर क्या होता है, जो न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इस न्यूक्लियस में, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये तो एक नेगेटिव चार्ज का क्लाउड बस होता है, क्योंकि देखिए इस पर मास नहीं है, चार्ज बस है। तो ये वैसे ही हो गया जैसे कि एक रूम है और उस रूम के अंदर 1 किलो का कुछ वेट रखा हुआ, ठीक है, और चारों तरफ उसमें चार्ज है, मतलब आपने उसमें करंट पास करवा दिया पूरे रूम में, तो चार्ज तो उसका पूरे रूम में है, लेकिन मास उसका सिर्फ कहां पर है, जहां पर सेंटर में वो 1 kg का मास रखा हुआ है वहां पर, और उसमें उस 1 kg के मास पर आपने पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करके रखा हुआ है। ऐसे कंसीडर करिए इस एटम को। तो देखिए इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों है, 2 पार्टिकल है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, पर ये तो न्यूट्रल है और इस पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, 2 सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है, लेकिन हम इसको पॉजिटिव ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस पर तो कोई चार्ज है ही नहीं, प्रोटॉन पर चार्ज है, इसलिए हम हमेशा एटम को ऐसे बनाते हैं, इसीलिए क्योंकि अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होता है जिस पर प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता है, और ये पूरा माइनस चार्ज का क्लाउड है। तो मतलब एटम का जो पूरा मास है वो कहाँ सेंटर्ड है, उसके एटम में, उसके न्यूक्लियस में सेंटर है। The whole mass of the atom centered in the nucleus of the atom. एटम के न्यूक्लियस में सेंटर होता है वो पूरा उसका मास, इसीलिए इस न्यूक्लियस का जो मास होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उसका एटॉमिक मास। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो दोनों का सम कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास। ये जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये यही होता है एटॉमिक मास, दोनों का सम
नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और एटम, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका एटॉमिक मास बोलते हैं, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए सपोज यदि आपने किसी भी एलिमेंट को एक्स माना, हमारे पास कोई एक एक्स एलिमेंट, तो उस एक्स एलिमेंट में हम लेफ्ट साइड या राइट साइड में सुपर स्क्रिप्ट में जो हम लिखते हैं वो हम एटॉमिक मास को लिखते हैं, मतलब ए को हम यहां लिखते हैं, और जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हम हमेशा लेफ्ट साइड में ही लिखेंगे। इसको तो आप लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हैं, राइट साइड में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हमेशा नीचे यहाँ लेफ्ट साइड में लिखते हैं Z। तो जैसे मुझे कार्बन का लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी C6 6C12 ऐसे। ऑक्सीजन लिखना है तो 816 ऐसे भी लिख सकते हैं, और O816 ऐसे भी लिख सकते हैं। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन मैंने 714 लिखा, तो यहाँ पर ये Z है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 7 है और एटॉमिक मास इसका 40। अब देखिए किसी का भी आपको यदि न्यूट्रॉन नंबर निकालना है, अब मैंने यहाँ पर यदि जैसे देखिए नाइट्रोजन, इसमें मैंने 7 और 14 लिखा है, इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो 7 लिखा हुआ है इसका एटॉमिक नंबर है, मतलब इसमें 7 प्रोटॉन है और इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 7, ठीक है, और मास इसमें 14 है, तो ये किस किस का सम होगा, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होगा। अब आप सोचिए कि यदि मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, मैं यहाँ पर बताती हूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये निकालने हैं, तो ये कैसे निकलेगा, देखिए एटॉमिक मास इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यदि मैं एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे, तो बस वही है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू होता है एटॉमिक मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, है ना, तो ए, और नंबर ऑफ प्रोटॉन को देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन को मैंने Z से रिप्रेजेंट किया, तो क्या मैं इसको Z से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, तो इसको यदि मैं इस तरफ लाऊंगी तो A माइनस Z हो जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस Z, मतलब कि एटॉमिक मास में से उसके प्रोटॉन को माइनस कर दीजिए, मतलब एटॉमिक मास में से उसके एटॉमिक नंबर को, न्यूट्रल एटम में उसके एटॉमिक नंबर को आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन आ जाएंगे। या फिर जैसे एक चार्ज स्पीसीज है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि Cl माइनस, और मैंने यहाँ पर लिख दिया इसका नंबर है 70 और इसका मास है 35। अब इसमें से आपको मैंने कहा कि इसमें न्यूट्रॉन बताइए, न्यूट्रॉन कितने, तो न्यूट्रॉन तो देखिए इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 70 तो होंगे, लेकिन किसी भी केमिकल रिएक्शन में कभी भी प्रोटॉन बाहर नहीं आता है, पार्टिसिपेट कौन करता है, इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन तो कांस्टेंट रहते हैं हमेशा। तो यदि एटॉमिक नंबर 17 है मतलब इसमें 17 प्रोटॉन तो होंगे, तो आप 17 प्रोटॉन में से उसके एटॉमिक मास को माइनस कर देंगे तो कितना क्या आ जाएंगे, आपके न्यूट्रॉन निकल कर आ जाएंगे। लेकिन यदि आपको इसमें इलेक्ट्रॉन बताने, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, तब आप 17 नहीं कहेंगे, कोई माइनस नेगेटिव स्पीसीज होती है और जितना चार्ज होता है उसका मतलब क्या है, उसको उतने इलेक्ट्रॉन, तो ये Cl17 लिखा हुआ है, मतलब इसमें 17 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही थे क्लोरीन के न्यूट्रल एटम में, फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ गया जिसने इसको क्या बना दिया, Cl माइनस बना दिया, तो 17 प्लस 1, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे ही H2 माइनस लिखा है, अब मैंने कहा इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए कितने होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप, इसका एटॉमिक नंबर होता है 16, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी इसमें 16 नहीं होंगे, इसमें 2 माइनस चार्ज है, तो 16 में आप 2 ऐड कर दीजिए, तब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, और इसका मास होता है 32, तो न्यूट्रॉन तो आप इसको इसमें से माइनस करके निकाल सकते हैं। प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन 16 ही होंगे इसमें। इसके बाद जैसे एक है, मैंने लिखा Na+, यहाँ लिखा 11 और यहाँ लिखा 23। अब इसमें मैंने कहा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को बताइए, तो देखिए इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 11 ही होंगे, क्योंकि ये यदि मैंने सोडियम का एटम बनाया तो यहाँ पर 11 तो होंगे ना, प्रोटॉन तो 11 ही होंगे,
और यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है इसकी थर्ड नंबर की शेल। तो देखिए ये 11 तो प्रोटॉन होंगे ही अंदर है न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है कि अभी वो न्यूट्रल नहीं है, अभी वो पॉजिटिव आयन है। और वो पॉजिटिव आयन कब बनता है? जबकि उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इसमें से अभी 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अभी इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे? ये 2 और ये 8, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें 10 हो जाएंगे। या शॉर्ट में आप ऐसे देखकर भी बता सकते हैं कि प्लस चार्ज मतलब उतने इलेक्ट्रॉन कम कर देना है आपको उसके एटॉमिक नंबर में से। 11 है तो 1 प्लस चार्ज है तो 1 कम कर दीजिए इलेक्ट्रॉन। जितने प्लस चार्ज होते हैं मतलब उतना इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। और आपको निकालना है न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप 23 में से 11 को माइनस कर दीजिए, तो वो आपके क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलकर आ जाएंगे। ये था एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। अब हम आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स को देखते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसी स्पीसीज जिनमें की उनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उनके एटॉमिक मास डिफरेंट हो। यदि मैंने किसी एलिमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट किया तो यहाँ पर हम उसको क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर Z, और यहाँ पर क्या लिखते हैं? उसका एटॉमिक मास A। तो मतलब ये सभी में सेम होना चाहिए और ये डिफरेंट होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। तो देखिए यदि एटॉमिक नंबर सेम रहेगा तो वो सेम एलिमेंट ही होगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में सभी को एक पर्टिकुलर नंबर दिया हुआ। तो यदि एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर बोला है कि एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा, मतलब आइसोटोप जो मिलते हैं या जो स्पीसीज होती है वो एक ही एलिमेंट की होती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कार्बन, तो कार्बन जो होता है ये तो सेम ही रहेगा। कार्बन के 3 आइसोटोप्स मिले अंदर, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर सेम ही रहेगा, मतलब 666, और इसका मास डिफरेंट होता है। एक C12 कार्बन होता है, एक C13 और एक C14 कार्बन होता है। ये आइसोटोप्स फॉर्म की होते हैं। देखिए एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? एटम तो न्यूट्रल है और ये एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर हम किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों सेम है सभी तीनों में। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है, तो फिर चेंज क्या हो रहा होगा? तीसरा जो सब एटॉमिक पार्टिकल है न्यूट्रॉन, तो इसमें 1 न्यूट्रॉन ज्यादा होगा और इसमें 2 न्यूट्रॉन ज्यादा होगा। इसलिए तो इसी कारण क्या फॉर्म होते हैं? एक ही एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप्स फॉर्म होते हैं। देखिए आइसोटोप्स, जैसे ये आइसोटोप्स और ये आइसोटोप दोनों कार्बन ही है, दोनों को हम कार्बन ही बोल रहे हैं। एक ही एलिमेंट हमने सपोज क्यों किया इसको? क्योंकि किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है उसके एटॉमिक नंबर पर, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उसको हम जितना भी मतलब मेजर्ड करते हैं या फिर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस कंट्रोल्ड की जाती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पर ही की जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही बाहर जाता है अंदर आता है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉन ही करता है। इलेक्ट्रॉन तो किंग होता है केमिस्ट्री का, ठीक है, यही सारा खेल करते, इसी का है सारा केमिस्ट्री में खेल इलेक्ट्रॉन। और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन। तो बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टी प्रोटॉन के द्वारा डिटरमाइन होती है, एक्सप्लेन होती है, और कंट्रोल्ड हम उसको इलेक्ट्रॉन के द्वारा कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन का बहुत ही लेस इफेक्ट होता है मतलब केमिकल रिएक्शन, या फिर आप ऐसे समझिए कि उसमें उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, इसकी केमिकल रिएक्शन बहुत ही लिटिल इफेक्ट होता है। तो इसीलिए आइसोटोप जो है वो सेम एलिमेंट के, ये कार्बन जिस केमिकल प्रॉपर्टी को रखेगा ये कार्बन भी उस केमिकल प्रॉपर्टी को रखेगा और ये कार्बन भी उस केमिकल प्रॉपर्टी को शो करेगा। 99% वो केमिकल प्रॉपर्टी को शो करते हैं जो आइसोटोप्स होते हैं। तो दूसरा एग्जांपल जैसे हम ले लें नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स होते हैं 714 और 715, ये नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप। जैसे ऑक्सीजन के देखें तो ऑक्सीजन का एक 816 आइसोटोप होता है और एक 18 आइसोटोप होता है। यदि हम क्लोरीन का देखें तो क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737 होता है। तो फिर जिनके आइसोटोप्स होते हैं
उनके हम फिर एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। तो इसलिए हम क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं वो 35.5 लेते हैं। ये थे आइसोटोप्स। इसके बाद हम देखते हैं आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं कि आइसोबार में एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। अब जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गए तो वो किसी दो एलिमेंट के बीच में जो रिलेशन बता रहा है वो होगा आइसोबार। हमेशा ध्यान रखना कि यदि किसी डिफरेंट एलिमेंट के लिए बात कर रहा है मतलब आइसोबार, और किसी सेम एलिमेंट के लिए मतलब आइसोटोप। तो आइसोबार जो होते हैं इसमें एटॉमिक मास सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। मतलब एक्स में ये जो ए है ये सेम होगा और ये एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट मतलब हमने दो एलिमेंट ले लिए, जैसे हमने पोटेशियम लिया और ऑर्गन लिया, तो इन दोनों के मास कितने होते हैं 40, इसका भी होता है इसका भी 40 होता है। और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है दोनों के, इसका 18 होता है और इसका 20 होता है। सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया कार्बन और नाइट्रोजन, तो इसका भी नंबर, इसका नंबर 6 है, इसका 7, इसका एक आइसोटोप अभी मैंने बताया 40 और इसका एक आइसोटोप होता है 14, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ। तो ये दोनों क्या हो गए एक दूसरे के आइसोबार। आइसोबार डिफरेंट एलिमेंट में होगा हमेशा, ठीक है। इसके बाद एक होता है आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं देखिए, जिनमें की उनका जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट हो। देखिए इसका एटॉमिक मास क्या होना चाहिए डिफरेंट, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर सेम। एटॉमिक मास डिफरेंट हो और न्यूट्रॉन का नंबर सेम, तब हम उसको बोलते हैं आइसोटोप। जैसे देखिए सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन में उसका जो एटॉमिक मास है वो 30 है, इसमें प्रोटॉन 14 है, न्यूट्रॉन 16 है। फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस में इसका एटॉमिक नंबर 15 है, एटॉमिक मास 31 है। 31, देखिए एलिमेंट चेंज हो रहे हैं तो एटॉमिक नंबर तो चेंज हो ही रहा होगा। इसमें मास नंबर 31 है तो प्रोटॉन इसमें 15 है, न्यूट्रॉन अभी भी 16 है। सल्फर में देखिए इसमें प्रोटॉन 16 है, न्यूट्रॉन भी कितने 16 है। तीनों में न्यूट्रॉन का नंबर सेम है जबकि तीनों का मास डिफरेंट है। तो ऐसी स्पीसीज को हम बोलते हैं आइसोटोप। एक और स्पीसीज होती है जिसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है जिनमें सेम इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने लिखा Na+, Mg2+, Al3+, जैसे मैंने लिखा Ne, तो ये सब क्या होंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्यों, देखिए इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10। इसमें इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, उसमें एक प्लस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो कितने बचे होंगे 10 इलेक्ट्रॉन। इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, मतलब न्यूट्रल मैग्नीशियम में तो 12 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से 2 बाहर निकल गए, तो कितने बचे 10। आइसो का मतलब ना एक्चुअली सेम होता है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन। आइसोटोन्स मतलब या आइसो न्यूट्रॉन्स मतलब जिनमें सेम न्यूट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम इलेक्ट्रॉन। तो इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 10 मिल गए। ये होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे नेचर ऑफ लाइट, रियल नेचर ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बोहर एटॉमिक मॉडल। इसको थैंक्स फॉर वॉचिंग।